नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर आज आपके साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाली हूँ जिस व्यक्तित्व का न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व लोहा मानता है। उस व्यक्तित्व को न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व ने नॉलेज ऑफ फादर का नाम दिया है। जी हाँ, आप सही पहचाने हैं। मैं बात करने वाली हूँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न केवल एक अर्थशास्त्री थे, शिक्षाविद थे या भारतीय संविधान के सूत्रधार थे। वह संपूर्ण विश्व में एक मानव सभ्यता, एक मानव जाति के अधिकारों के लिए बात करने वाले व्यक्ति थे। वह एक सामाजिक क्रांति को लाने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस पीड़ा को, उस शोषण को खुद जिया था। किसी के लिए काम करना एक अलग बात है, लेकिन उस जीवन को खुद जीना महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बचपन से उस वेदना को सहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बचपन से उन स्थितियों को सहन किया जिन स्थिति में वंचित समाज सदियों से जूझ रहा था। उन्होंने उस शोषण का सामना किया जिस शोषण के कारण वंचित समाज को निरंतर कई सारी कठिनाइयां और पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। वह न केवल अमेरिका, यूरोप में कई अन्य विषयों पर शोध कर रहे थे और उन्होंने शोध भी किया। उनका मानना था कि जो शोध है, जो रिसर्च है, वो परंपरागत हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की जो व्यक्तिगत पीड़ा है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल पेन है, वो सोशल पेन से ज्यादा गहरा होता है। भारत की जो सामाजिक पीड़ा थी उसकी जड़ में जाति है और जब तक समाज में से जाति समाप्त नहीं होगी, जाति विहीन समाज की स्थापना नहीं होगी, तब तक एक बेहतर राज्य का, एक बेहतर समाज की संकल्पना को रखना, एक बेहतर समाज की स्थापना को करना अत्यंत कठिन होगा। उनका मानना था कि हमें सिर्फ कानूनी न्याय या कानूनी स्वतंत्रता से अधिक है सामाजिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामाजिक स्वतंत्रता यदि मनुष्य को मिलती है, समाज में जीने का एक समान अधिकार मिलता है, तो जाकर वास्तव में मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास मिलता है। यदि हम निरंतर यह देखते रहें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कई निराशाओं का सामना कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से वो आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि कई जगह पर उसको वह चीजें नहीं मिल पाती हैं जो चीजों को वह चाहता है। वह मानता है कि गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी वेदना है। तो इन्हीं सारे विभाग और इन्हीं सारी वेदनाओं का अध्ययन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो जानने जरूरी हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि मानना और जानना कितना सार्थक होगा। क्या वह व्यक्ति सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानता है या जानता है? क्योंकि जो मानने वाले लोग हैं, ये आवश्यक नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वो जानते भी हों, क्योंकि उनके विचारों में, उनकी रिसर्च में यह देखने को मिला है कि वह एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। वह अपने देश को प्रेम करने वाले थे। वह सदैव कई विपरीत परिस्थितियों में भी हिंसा का समर्थन कभी नहीं करते थे। वह कभी भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते थे। जैसा कि आप देखते हैं कि जाति व्यवस्था को समाज से दूर करना ही सबसे बड़ी सार्थकता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए। उनका मानना था कि संस्कृति के संदर्भ में यूरोप, अमेरिका विकसित तो हुए हैं, लेकिन तभी भी भारत उस संदर्भ में विकसित नहीं हो पाए। व्यक्ति ये समझे या वंचित समाज यह समझे कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, लेकिन हमारे साथ
कैसा हो रहा है। हम मनुष्य होते हुए भी हमें मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा। हम मनुष्य होते हुए भी हमारे साथ सम्मान पूर्वक आचरण नहीं किया जा रहा। अर्थात ये सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता या वर्ग से, जाति से अलग करने की चीजें नहीं है। अर्थात दलितों के लिए अधिकारों को समायोजित करना अत्यंत आवश्यक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि उनका वास्तविक जो नाम या उनका जो मूल उपनाम था वो अंबेडकर नहीं था। उनका जो मूल नाम था वो अंबावेडकर था। अर्थात महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी है वहां पर उस जिले का नाम अंबावेडकर था, लेकिन अंबेडकर उनके शिक्षक का सरनेम या अंबेडकर उनके शिक्षक का नाम था। तो स्कूल में लगातार वे अपने शिक्षकों के संपर्क में रहे और मेधावी छात्र होने के कारण और उन्हें उनके वह जो गुरु थे महादेव अंबेडकर बड़े ही प्रिय थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने आगे से अपने नाम के आगे भी अंबेडकर लगाना प्रारंभ कर दिया। न केवल वे पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले, वह पहले भारतीय थे जिन्होंने पूरी दक्षिण एशिया में पहली बार पीएचडी हासिल की और वह अपनी पीढ़ी के सर्वोच्च शिक्षित भारतीयों में से भी एक थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने 3 वर्षों में के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र में 29 पाठ्यक्रम, इतिहास में 11, समाजशास्त्र में तकरीबन 6 और आप कह सकते हैं दर्शन शास्त्र में 5 और निर्विज्ञान में 4, राजनीति में 3 और प्राथमिक फ्रेंच और जर्मन का पाठ्यक्रम भी उन्होंने उत्तीर्ण किया। तो हम कह सकते हैं कि हम एक ही सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट से उगता जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ा। उन्होंने ये जानने की कोशिश करी हर विषय से कि आखिर कहाँ पर मानव को मानव होने के नाते मतलब अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने सभी प्रकार के विषयों का अध्ययन किया और एक पराकाष्ठा तक अध्ययन किया कि जहां तक व्यक्ति सोचता भी नहीं है। वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के पीछे मूल भाव प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने कई सारे ऐसे रूल रेगुलेशंस की परिकल्पना की और अम्बेडकर यह भी मानते थे कि जो रुपए की समस्या है अंततः घरेलू मुद्रास्फीति की समस्या से जुड़ी है। अर्थात अपनी थीसिस में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जिससे कि आगे चल के हमें लगता है कि वह कितनी सार्थक थी। तब तक हम अपनी सामान्य क्रय शक्ति को स्थिर नहीं करेंगे तब तक रुपए में कुछ स्थिरता नहीं होगी। अर्थात हमें अपनी सामान्य जो क्रय शक्ति है, क्रय का मतलब है खरीदना, उसको स्थिर नहीं करेंगे तो रुपया भी स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वह मुद्रास्फीति बढ़ती और घटती रहेगी। अर्थात आप ये मान सकते हैं कि रिजर्व बैंक को स्थापित करने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बड़ी भूमिका रही। 1942 से 1946 तक वायसराय की परिषद में वह श्रम विभाग के सदस्य भी रहे। उन्होंने 12 घंटे से 8 घंटे काम किया जाए इसकी वकालत की। उन्होंने तकरीबन 1935 और 1936 में जब वो अमेरिका और यूरोप से वापस लौट कर आए तो उन्होंने एक तरीके की छोटी सी आत्मकथा, अपनी ऐसी बायोग्राफी उन्होंने लिखी जिसको कोलंबिया विश्वविद्यालय में बकायदा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। वह व्यक्ति थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने धारा 370 के
प्रारूप को तैयार करने से साफ मना कर दिया था। वह संसद में हिंदू कोड बिल को छोड़ने पर या हिंदू कोड बिल पर जब कोई डिसीजन नहीं हुआ तो क्योंकि वह एक उस समय कानून मंत्री थे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अर्थात हिंदू कोड बिल उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था। उनके दो उद्देश्य थे। पहला, हिंदू महिलाओं के सामाजिक स्थिति को उनके उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। दूसरा, सामाजिक विषमताओं और जातिगत असमानताओं को समाप्त करना चाहिए। भारत में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं थी जिनको प्रारंभ करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। उन अंबेडकर जी ने ही दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागर बांध परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना को प्रारंभ किया। उन्होंने केंद्रीय और राज्य स्तर पर सिंचाई परियोजनाओं के विकास की सुविधाओं और केंद्रीय जल आयोग की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भविष्य के भारत का पर्याय हैं। यदि हम 14 अप्रैल 2020 में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव को अपनी दिलों की गहराई से मनाना चाहते हैं या उनको वास्तव में ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हम सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ना तो जरूर चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन मानना सबसे पहले चाहिए। सिर्फ यह कहने भर से कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमने पढ़ा है तो हम जान जाएंगे, यह जरूरी नहीं है। या सिर्फ संविधान को संविधान दिवस पर मनाए जाने से हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्चा अपना मतलब समर्पण दे सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद को समझना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानव भाव को समझना होगा, बाबा साहब भीमराव के विचार की उन ऊंचाइयों को समझना होगा जहां पर वह भारत को एक अखंड भारत बनाए रखने की वकालत करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हर साल 14 अप्रैल को सिर्फ जन्म दिवस मनाने से उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। उन्हें वास्तव में खुशी तब मिलेगी जब जिस समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया या संपूर्ण मानव समाज के लिए जो संघर्ष किया, महिला वर्ग के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का सार्थक रूप सबके सामने आ पाए। नमस्कार।